हेलो बच्चों। मैं इस रिकॉर्डिंग में लेक्चर नंबर टेन को देखूंगा, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 9 तक हम देख लिए थे, आज लेक्चर नंबर 10 को देखूंगा, ठीक है। तो जय मां सरस्वती, राधे राधे। इस वीडियो में हम किस टॉपिक को कवर करूंगा। तो न्यूक्लियस को कवर करूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्रोमोजोम को, माइक्रोबॉडीज को, और साइटोस्केलेटन को कवर करूंगा। और इसके पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। तीन नंबर पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। तो दो चीजों को मैंने कवर कर लिया था। एक में किया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरे में क्रोमेटिन के बारे में। और तीसरे में अब हम करेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में कवर करेंगे। न्यूक्लियोलस होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो इस पहले तो ये पहले न्यूक्लियस को समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो आइए हम एक सेल बनाते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे, तो नहीं आइए कि पहले हम सेल बनाते हैं। जो रेड वाला है, जो दिख रहा है रेड वाला, ये क्या है? सेल है। और इस सेल के अंदर हम न्यूक्लियस को बनाएंगे। तो न्यूक्लियस कौन सा हो गया? ये जो रेड वाला ये अंदर का दिख रहा है गोला, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो पहले न्यूक्लियस को समझने के लिए कि मैंने क्या किया, एक सेल को मैंने बनाया, ठीक है। और इस सेल के अंदर मैंने एक न्यूक्लियस को बनाया। तो देखो, आपको पता होगा कि इस न्यूक्लियस जो है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है। जो क्रोमेटिन जो होता है ना, वो फैला हुआ होता है। वो एक जगह नहीं होता, वो फैला हुआ रहता है, चारों तरफ फैला हुआ रहता है। तो इस फैले हुए को एनसीईआरटी ने क्या किया है? तो एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है फैला हुआ को, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड बोला है फैला हुआ को। तो एक्सटेंडेड का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से न्यूक्लियस में फैला हुआ, यानी कि चारों तरफ न्यूक्लियस में फैला हुआ को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड वर्ड कहाँ से है? एनसीईआरटी ने यूज किया हुआ है फैला हुआ। तो फैला हुआ है उसके लिए, ठीक है, एक्सटेंडेड। तो देखो, क्रोमेटिन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये जो आपको दिख रहा है लाइन, देखो ये सब क्या है? ये जो लाइन है, ये क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन चारों तरफ क्या हुआ है? फैला हुआ है। और फैल कर और जाकर यहाँ पे एक जगह देखो, यहाँ पे एक जगह ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, गोला करके एक जगह इकट्ठा हो गया है। क्या हो गया है? पूरा एक ही जगह आके कोई इकट्ठा हो गया है, ठीक है। किसमें ये इकट्ठा हो गया है? तो इन न्यूक्लियस में। तो इसी बात को लिखेंगे इन न्यूक्लियस, ठीक है। इन न्यूक्लियस में ये जो क्रोमेटिन है, एक जगह आके इकट्ठा हो गया है, ऐसे चारों तरफ फैल के एक जगह आके कोई इकट्ठा हो गया है। तो आपको जो क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियस में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और जो क्रोमेटिन है वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो एक जगह मतलब चारों तरफ फैला हुआ रहता है, और एक जगह जाकर एक डेंस एक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है? एक डेंस स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जो ये डेंस बना रहा है क्रोमेटिन, एक जगह जाकर डेंस बना रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है यहाँ में न्यूक्लियस में। तो हम लिखेंगे इन न्यूक्लियस क्रोमेटिन। क्रोमेटिन है ना, वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इकट्ठा हो रहा है, कोलेक्ट हो जा रहा है, एक जगह आके कोलेक्ट हो जा रहा है। जैसे यहाँ से जैसे जाते हैं यहाँ पे कोलेक्ट हो गया। एट ए प्लेस कॉल्ड, इसको क्या बोल देंगे? एट ए प्लेस कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी समझो। कि न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है, वो पूरे चारों तरफ फैला हुआ है। और फैले हुए हैं, और फैले हुए के बाद ये जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कोलेक्ट हो जाते हैं। एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे ये चारों तरफ फैले हों और जाकर यहाँ पे इकट्ठा हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। देखो एक तरह का एक स्ट्रक्चर बना लिया, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? तो जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसी को आप बोलते हैं स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर लिया है, तो इसी को आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है, देखो, तो इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बता दिया? न्यूक्लियोलस बता दिए।
तो इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोलस, ठीक है। जो चारों तरफ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फैला हुआ है और एक जगह इकट्ठा हुआ है, इसी को बोल दिया न्यूक्लियोलस। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट जान लो कि जो ये न्यूक्लियोलस है, ये क्या है? ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। ये क्या है? मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनलेस तो है ही और स्फेरिकल भी है। मेम्ब्रेनलेस है और स्फेरिकल ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेम्ब्रेनलेस के साथ साथ स्फेरिकल भी इसका स्ट्रक्चर है। और एक और बात जान लो कि न्यूक्लियस के अंदर जो ये डॉट डॉट आपको जो डॉट 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 करके निकला है, दिख रहा है, ठीक है, डॉट 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 करके। तो न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस ये है, क्या है ये? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो रीजन आपको दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। किसके अंदर दिख रहा है? डॉट 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 करके, तो न्यूक्लियस के अंदर। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और हमें आप एक बात बताइए कि ये जो है आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियोलस है। तो ये न्यूक्लियोलस और ये हो गया आपका कौन? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों के बीच में आप आपको आपको कहीं पर मेम्ब्रेन दिख रहा है? कहीं पर मेम्ब्रेन दिख रहा है? तो मेम्ब्रेन तो हमें नहीं दिख रहा है। इसलिए इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? जब ये मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे नो सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि किसके बीच में नहीं है? न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं ना है, एंड न्यूक्लियोलस के बीच में। किसके और किसके बीच में? तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों के बीच में, दोनों के बिटवीन में नो सेपरेशन, कोई भी सेपरेशन नहीं है। तो हमें बताइए कि क्यों सेपरेशन नहीं है? सेपरेशन का मतलब क्या हुआ? नो सेपरेशन का मतलब क्या है? कि इसमें ये दोनों न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इस डॉट को ही ना बोलते हैं चारों तरफ के। तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नो सेपरेशन। तो नो सेपरेशन क्यों बोले? तो नो सेपरेशन किसके किसके बीच में नहीं है? तो बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में नहीं है। क्या है? नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको बोल दिए नो सेपरेशन। तो नो सेपरेशन क्यों? क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि नहीं है, न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेनलेस। क्योंकि जो न्यूक्लियस जो होता है, जो ये न्यूक्लियस होता है, ये मेम्ब्रेनलेस होता है, इसलिए इसको मैंने नो सेपरेशन बोला। नो सेपरेशन समझ में आया? तो अब देखिए यहीं कि ये जो आपका ये जो आपका न्यूक्लियस वाला डीएनए, ये क्या है? ये न्यूक्लियस ना है। तो ये जो आपका न्यूक्लियस वाला डीएनए, यहाँ पे डीएनए लिख रहा है, डीएनए लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो आपका न्यूक्लियस वाला डीएनए है, तो न्यूक्लियस वाला जो डीएनए है, इस डीएनए ने आपका एक चीज बनाई। वो क्या चीज बनाई? आर आर आरआरएनए बनाई। क्या बनाई? न्यूक्लियस वाला डीएनए क्या बनाई? आरआरएनए। इसी बात को अगर मैं कहूँ कि आपका जो न्यूक्लियोलस है, तो हम इस बात को बोलो कि आपका जो ये न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस इस न्यूक्लियोलस के डीएनए ने इस न्यूक्लियोलस के डीएनए ने एक चीज बनाई, जिसको मैंने आर आर ने बोला, आर आर एन ए बोला। आर आर ने का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर आर ने का फुल फॉर्म होता है राइबोजोमल। आर से हो जाएगा राइबोजोमल, आर ने रहबे करेगा, तो आर से हो जाएगा राइबोजोमल आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लियस के डीएनए ने एक चीज बनाई, जिसको मैंने बोला आर आर एन ए। आर आर एन ए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। और एक और बात जान लो कि सेल है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन।
क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन किसके अंदर? तो सेल के साइटोप्लाज्म में आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। और ये जो आपका प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म से होते हुए न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। ये आपका जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म से होते हुए न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। तो मैं इसी बात को लिखूं, इसी बात के मैं लिखूं यहाँ पे कि जो आपका ये प्रोटीन है वो मूव करेगा। कहाँ से मूव करेगा? फ्रॉम, कहाँ से? साइटोप्लाज्म से कहाँ तक? न्यूक्लियस में। किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर के थ्रू मूव करेगा। ठीक है, प्रोटीन मूव किया साइटोप्लाज्म से होते हुए न्यूक्लियस में। किसके थ्रू किया? तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू किया। और जो आपका ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के पास जो प्रोटीन है वो किसके साथ बाइंड हो गए हैं? तो आपको किसके साथ जाते हुए बाइंड दिख रहा है? आरआरएनए तो था, इस आरआरएनए के साथ आपका ये जो प्रोटीन है ये बाइंड हो गया, आके यहाँ पे मिल गया। तो ये बाइंड हो गया आपका आरआरएनए के साथ भी प्रोटीन। तो आरआरएनए अकेला था, आरआरएनए पहले अकेला था ना। इस आरआरएनए को प्रोटीन मिल गया। ठीक है, पहले मैं जिंदगी में अकेला था और हमें कुछ दिन के बाद मुझे जिंदगी में कोई और आ गया, तो मैंने दो आदमी हो गया। ऐसे ही आरएनए के साथ हुआ। आरएनए पहले अकेला था और इसके साथ कुछ दिन के बाद आ गया इसके साथ प्रोटीन। तो ये अकेला नहीं, अब ये डबल हो गया, आरएनए प्लस में प्रोटीन। यही एग्जाम्पल था, यही एग्जाम्पल बना। तो देखो, प्रोटीन प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में गया और न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस में गया और न्यूक्लियस में आरएनए प्लस प्रोटीन के साथ मिलकर ये क्या बनाया देखो। तो इस आरएनए प्लस प्रोटीन के साथ मिला ना, तो इसी आरएनए प्लस प्रोटीन मिल गया तो बन गया, क्या बन गया? राइबोसोम बन गया, राइबोसोम। तो आरएनए प्लस प्रोटीन से आपका क्या बन गया? राइबोसोम बन गया। तो इसी बात को देखो, आरएनए प्लस प्रोटीन से क्या बन गया आपका? आरएनए प्लस प्रोटीन से बन गया राइबोसोम। तो राइबोसोम में जो बन गया, तो ये राइबोसोम न्यूक्लियर पोर से होते हुए कहाँ आ जाता है? न्यूक्लियर पोर ना है, तो इसी न्यूक्लियर पोर से होते हुए ये फिर साइटोप्लाज्म में चलाते हैं। साइटोप्लाज्म में, तो इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर से होते हुए ये राइबोसोम चलाते हैं। तो हम अब इसी बात को लिख देंगे। जब राइबोसोम आया न्यूक्लियर पोर से साइट सेल के साइटोप्लाज्म में, तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे कि राइबोसोम क्या हुआ, राइबोसोम कैसे हुआ। तो देखो, दिस राइबोसोम, ये जो राइबोसोम हुआ है, ये जो राइबोसोम है वो मूव किया फ्रॉम, कहाँ से? तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर था, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ थ्रू, किसके थ्रू किया? तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू किया। न्यूक्लियर पोर के थ्रू हो गया, किसके पास गया? साइटोप्लाज्म के सेल के साइटोप्लाज्म के पास गया, न्यूक्लियस से निकल कर। ठीक है, मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, कौन गया? राइबोसोम गया। और कुछ लोग जो ये डीएनए है, और कुछ लोग इस डीएनए को, जो डीएनए यहाँ पे होता है, तो कुछ लोग इस डीएनए को आर डीएनए भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इस डीएनए को आर डीएनए भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो इस आर डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसोमल डीएनए होता है ना, इस आर डीएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल डीएनए। यानी कि इसके हो जाएगा हिंदी कि इसके बारे में हो जाएगा, यानी कि वो डीएनए जो राइबोसोम के राइबोसोम के राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता हो, वो डीएनए जो राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता हो उसे आर डीएनए बोलते हैं। तो मैं अभी इस न्यूक्लियस के बारे में यहाँ तक देख लिया, इसके बारे में सब अच्छे से समझ लिए। अब इसके बाद एक नोट डाल के एक बात जानेंगे, इस नोट डालकर एक बात जानेंगे। ठीक है, एक बात जानो कि इसके बारे में यही लिखा गया है कि जिन सेल में, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होती है, जिन सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होती है, वहाँ जो है राइबोसोम, जो है राइबोसोम वहाँ पे ज्यादा चाहिए, नीड नीड राइबोसोम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा राइबोसोम चाहिए। और राइबोसोम राइबोसोम ज्यादा तब मिलेंगे जब आर आर एन ए भी ज्यादा होंगे, ये भी आर एन ए भी ज्यादा होंगे। तो राइबोसोम कब मिलेंगे? जब आर की संख्या ज्यादा होगा।
और आरआरएनए ज्यादा तब होगा, ये भी तो ज्यादा चाहिए। तो आरआरएनए ज्यादा तब होगा जब इस न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा होगा, अधिक होगा, मोर नंबर होगा। तो न्यूक्लियस का नंबर जब मोर होगा तो आरआरएनए ज्यादा मिलेगा, और जब आरआरएनए ज्यादा होगा तो राइबोसोम ज्यादा मिलेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस में, सेल के फोटोसिंथेसिस में काम में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो सेल इन्वॉल्व होती है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस में, जो सेल इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में, सॉरी बोलना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस में। जो सेल इन्वॉल्व होती है ज्यादा किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उसको ज्यादा क्या चाहिए, तो उसको ज्यादा नीड राइबोसोम चाहिए। और राइबोसोम के लिए नीड नीड आरआरएनए चाहिए, और इस आरआरएनए के लिए ज्यादा क्या चाहिए, न्यूक्लियोलस चाहिए, अधिक अधिक संख्या में। तो जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा है। वहां पे न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा है, यानी कि नंबर क्या है, मोर है। यानी कि मोर मतलब अधिक है, ज्यादा है। नंबर तो ज्यादा है ही, और लार्ज भी साइज है। साइज कैसा है, लार्ज साइज है। तो मैंने आपको न्यूक्लियोलस के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से बता दिया, पूरा अच्छी तरह से न्यूक्लियोलस के बारे में बता दिया। अब चौथा पॉइंट है, किसके बारे में जानेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। या न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता क्या है। और एक बात बताइए कि जो ये न्यूक्लियोलस ये कहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस यहीं पे ना है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म यही ना है, न्यूक्लियोप्लाज्म इस चारों तरफ डॉटेड है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट हो गए कहाँ पे, कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो इसके बारे में लिखेंगे हम क्या, इसके बारे में लिखेंगे प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ तक देखें, हम देखेंगे अब किसके बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स में हम क्रोमोजोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्रोमोजोम। तो इस क्रोमोजोम को समझने के लिए पहले हम एक चीज बनाएंगे, अंदर इसके गोला टाइप में। ये देखो, तो ये रेड वाला एक मैंने चीज बनाया, जिसको मैंने बोला क्या, जिसको मैंने बोला सेंट्रोमेयर, सेंट्रोजोम, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। ये गोला है, जो अंदर जो एक चीज है वो गोला, इसको मैंने बोला सेंट्रोमियर। और देखो, ये तो हो गया। और जो आपका ये दिख रहा है, ये ये क्या है, ये पूरा के पूरा, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, ये आपका एक क्रोमेटिड है। ये क्या है, एक क्रोमेटिड है। और ये भी जो आपका दिख रहा है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, ये भी आपका एक क्रोमेटिड है। ये दोनों के देने एक क्रोमेटिड ए हो गया, एक और एक क्रोमेटिड ए हो गया। तो मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि टोटल क्रोमेटिड की संख्या कितनी दिख रही है। तो एक क्रोमेटिड यहाँ पे दिख रहा है, जो इस पूरा को मैंने एक क्रोमेटिड बोला, और एक क्रोमेटिड इसको बोला। तो मेरे हमें कितने टोटल क्रोमेटिड दिखे, दो। तो एक क्रोमेटिड ए, एक क्रोमेटिड ए, तो यानी कि दो हमें क्रोमेटिड लिखे दिखे। तो हम इस दो को लिख देंगे कि मुझे दो ठो क्रोमेटिड दिखे। ठीक है, एक क्रोमेटिड ए, एक क्रोमेटिड ए, यानी कि दो क्रोमेटिड हमें दिखे। और एक और बात जान लो कि ये तो क्रोमेटिड हो गया, ये क्या हो गया, क्रोमेटिड। और इस क्रोमेटिड के अंदर होता है आपका डीएनए। कौन सा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इस क्रोमेटिड के अंदर आपका होता है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला होता है, ठीक है। इस क्रोमेटिड के भी अंदर डीएनए होता है। इस क्रोमेटिड के भी अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इस क्रोमेटिड के भी अंदर डबल स्टैंड डीएनए होता है। और देखो, ये जो सेंट्रोमियर है, कौन सा सेंट्रोमियर है, ये जो गोला दिख रहा है, ये सेंट्रोमियर है। तो इस सेंट्रोमियर के ऊपर भी प्रोटीन है।
ये जो ब्लैक कलर का है ये क्या है, प्रोटीन है। ऊपर भी प्रोटीन है और इस सेंट्रोमियर के नीचे भी प्रोटीन है ना। इसके ऊपर भी प्रोटीन है और नीचे भी प्रोटीन है। किसके ऊपर? सेंट्रोमियर के ऊपर। क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। देखो नाम भी लिखा है यहाँ पे, सेंट्रोमियर। तो इसके ऊपर भी प्रोटीन है और इसके नीचे भी प्रोटीन है। एक बात जान लो, सॉरी इसके लिए बोले हैं। देखो, ये जो ये क्रोमोजोम है ये अलग पार्ट है, इसको ये अलग है, इसको मैंने यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। आई जो 4 नंबर है ये अलग पार्ट है। 4 नंबर को बस इतने पढ़ना है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बस इतने पढ़ना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो चीजें हैं, क्रोमेटिन है और न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसके अंदर दो चीजें हैं, क्रोमेटिन है और न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये तो समाप्त हो गया है 4 नंबर। अब क्रोमोजोम के बारे में देखेंगे। तो क्रोमोजोम के बारे में मैंने तो ये सब देखिए कि ये कि इसको बोलेंगे, ये गोले वाले को बोलेंगे सेंट्रोमियर बोलेंगे। और ये जो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ले पूरे को हम वन क्रोमेटिन बोलेंगे, या ये भी वन क्रोमेटिन बोलेंगे। और इस क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है। इस क्रोमेटिन के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इस क्रोमेटिन का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। और इसके इस क्रो सेंट्रोमियर के ऊपर भी प्रोटीन होता है। इस सेंट्रोमियर के नीचे भी प्रोटीन होता है। इसके ऊपर भी प्रोटीन होता है, इसके नीचे भी प्रोटीन होता है। यहाँ तक तो मैंने देख लिया है। और ये जो आपका सेंट्रोमियर के ऊपर और नीचे जो प्रोटीन दिख रहा है, इसका नाम क्या है? तो देखो इसका नाम है, ये तो डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं का तो जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। जो ये प्रोटीन दिख रहा है ब्लैक वाला, इसी को बोलते हैं काइनेटोकोर। और देखो, और ये जो इसके साथ है ना, इसके साथ आपको माइक्रोट्यूब्यूल काइटिन। तो ये जो काइनेटोकोर है, इस काइनेटोकोर से आपको माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो आपका रेड वाला जो दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होता है, इससे जुड़े होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल को जिसको आप क्या बोलते हैं, स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं, स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को। क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो जिससे बनती है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जिससे बनती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो बताइए हमें काइनेटोकोर क्या है? तो काइनेटोकोर क्या है? तो यानी कि हो जाएगा प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर यही ना है, तो यही है प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू स्पिंडल फाइबर। तो देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, जिससे आपका स्पिंडल फाइबर बन रहा है, जिससे आपका क्या बन रहा है, स्पिंडल फाइबर बन रहा है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, यही माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोजोम के सें, सेंट्रोमेर के काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं। क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये जो आपका क्रोम ये जो आपका क्रोमोजोम के सेंट्रोमेर के काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं, ठीक है। इसी को अटैच यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं काइनेटोकोर बोलते हैं। और देखो और देखो क्रोमोजोम ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। इसमें तो दो क्या है, दो दो क्रोमेटिड है, लेकिन इसमें एक ही क्रोमेटिड है। ऐसे भी क्रोमोजोम होता है। तो आपका ये जो क्रोमेटिड है, वो एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोजोम है। ये जो है आपका एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोजोम है। और ये जो है आपका क्रोमोजोम, ये दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोजोम है। तो देखो, इसमें जो है एक एक क्रोमेटिड है यानी कि पूरे को हम क्या बोलते हैं,
इस क्रोमोसोम में भी एक क्रोमेटिड है, तो पूरे को हम क्या बोल देंगे, वन क्रोमेटिड। इसमें एक क्रोमेटिड है, इसमें दो क्रोमेटिड था। तो एक क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में इसमें भी एक क्रोमेटिड है। और ये जो आपका जो ये दिख रहा है पंख की तरह, ये दोनों को ये दोनों के दोनों क्या है, आर्म्स है। आर्म्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। आर्म्स बोलते हैं। तो ये कितना क्रोमोसोम है, ये वन क्रोमोसोम है। ये ये जो है पूरा का पूरा वन क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा कितने क्रोमोसोम है, तो वन क्रोमोसोम है, और जिसमें वन क्रोमेटिड है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो प्राय अच्छा से समझ में आ गया क्रोमोसोम के बारे में। कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां तक हमको पता है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो है ये भी जो है वन क्रोमोसोम वाला है, ये भी पूरा वन क्रोमोसोम का है। और ये भी जो पूरा है जिसमें दो क्रोमेटिड पाया जाता है, ये भी वन क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के बारे में पढ़े तो दोनों आपका जो स्ट्रक्चर है पूरा दिख रहा है, वन क्रोमोसोम वाला दिख रहा है, ये भी वन क्रोमोसोम वाला। फर्क बताइए क्या है इसमें, तो फर्क जब वन क्रोमोसोम ये भी है, वन क्रोमोसोम ये भी है, तो फर्क क्या है, बस यही फर्क फर्क है, बस यही फर्क है कि इसमें दो क्रोमेटिड पाया जा रहा है। कितना क्रोमेटिड, दो। एक क्रोमेटिड ए हो गया, एक क्रोमेटिड है। लेकिन इसमें वन क्रोमोसोम में इसमें तो दो क्रोमेटिड पाया गया, लेकिन इस क्रोमोसोम में आपका एक ही क्रोमेटिड पाया जा रहा है, लेकिन जबकि इसमें दो क्रोमेटिड पाया जा रहा है। यही तो फर्क है, ठीक है। तो मैं क्रोमोसोम के बारे में पूरा अच्छा तरह से पढ़ लिया, बहुत ही अच्छा तरह से समझ लिया। अब आप हेडिंग किसके बारे में डालेंगे, इस टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑफ बेसिस ऑफ पैशन ऑफ क्रोमो सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ेंगे। जय मां सरस्वती, राधे राधे, श्री गणेशाय नमः। शुरू करते हैं। तो इस हेडिंग के माध्यम से हमें ये समझ में आया कि बताना है कि कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि टाइप्स बताना है क्रोमोसोम के, किसके बेसिस पर देखकर बताना है। तो हमें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर 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 के बारे में, यानी कि हमें पोजीशन देखकर बताना है सेंट्रोमियर के, पोजीशन देख के बताना है सेंट्रोमियर के कि कौन सा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो देखो सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं, जो देखो मैंने बोला कि इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो गोले तरफ गोले गोले है, इसी को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो इसी सेंट्रोमियर के पोजीशन से हमें बताना है कि कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो वहीं पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो इसका पोजीशन यहाँ पे हम देख लेंगे, इसका पोजीशन देख लेंगे, फिर इसका पोजीशन देख लेंगे, फिर इसका पोजीशन देख लेंगे, फिर इसका पोजीशन देख लेंगे, और इसी पर इसका नाम दे देंगे, ठीक है। तो एक हम लिख दिए इसके बारे में, पोजीशन के बारे में, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो पोजीशन देख लेंगे, और इसके शेप भी देख लेंगे, इधर शेप भी कौन शेप का है, भी शेप का है, एल शेप का है, जे शेप का है, आई शेप का है, कैसे कैसे हुआ है, देख देख लेते हैं। तो पहला हम किसके बारे में जानेंगे, हम मेटासेंट्रिक के बारे में जानेंगे। पहले हम मेटासेंट्रिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको हमें अब बताना है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के पोजीशन बताना है। तो देखो पोजीशन बताने के लिए बताइए कि इसका जो, इसको मैंने क्या बोलता है, ये बीच में गोला है, इसको मैं डॉट वाला को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बोलते हैं ना। तो हमें ये बताइए कि ये सेंट्रोमियर बीच में है कि मिडिल, मतलब बीच में है कि कहीं और भी आरी है, आरी पीछे है? नहीं। तो ये साफ एकदम से मिडिल में है, दोनों के बीच में है। किसके बीच में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसके पीछे वाले हम क्या पढ़े हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो मैंने आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं ना, इसको मैंने आर्म्स बोलते हैं, इसको मैंने आर्म्स बोलते हैं। तो एक आर्म्स ए हो गया, एक आर्म्स ए हो गया, तो आर्म्स बोलते हैं। तो ये देखो, ये जो आपका सेंट्रोमियर हो रहा है, बीच में जो सेंट्रोमियर है, वो आर्म्स क्या है, बीच में है। तो ये क्या है, हो जाएगा मिडिल। मिडिल कहो तो मिडिल यानी कि बीच में है ना, या सेंटर कहो तो सेंटर भी कह सकते हैं, सेंटर में है, बीचों सेंटर में, बीचों बीच सेंटर में है, और मिडिल में है, ठीक है। ये मिडिल कहो या सेंटर कहो, ठीक है। और ये बोथ आर्म्स, दोनों के दोनों जो ये आर्म्स है, ये बताओ कि
वो अलग अलग है कि दोनों के दोनों सेम है, यानी कि ये भी जितना बड़ा है ये भी जितना बड़ा है। तो दोनों के दोनों आर्म्स भी जो है वो इक्वल है, दोनों के दोनों आर्म्स जो है वो क्या है, इक्वल है। तो देखो, जब जब दोनों आर्म्स इक्वल हो, क्या हो, जब दोनों के दोनों आर्म्स इक्वल हो, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोब्रेकियल, आइसोब्रेकियल बोलते हैं। अब इसकी बात करें, मैंने तो इसका पोजीशन देख लिया है सेंट्रोमियर के। अब बात करें इसकी शेप का, तो किस शेप का है, तो सीधे दिख रहा है कि ये जो है आपका भी शेप का है। कैसा शेप का है, तो भी हम बना देंगे, इसका शेप कैसा हो गया, भी। अब हम बात करें बी नंबर में सब मेटा अब सब सेंट्रिक के बारे में बात करें, सब मेटासेंट्रिक के बारे में बात करें, मेटासेंट्रिक, सब सब मेटासेंट्रिक के बारे में बात करें, तो देखो, ये जो आपका सेंट्रोमियर था ये मिडिल में था, ये यानी कि सब सेंटर में था। लेकिन ये जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा और ऊपर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, इसे थोड़ा और ऊपर चला गया, ठीक है। तो देखो, इसी डायग्राम को हमें यहाँ पे बना देना है। तो ये तो 12 हो गया, जब ये और ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये छोटा हो जाएगा, ये वाला जो छोटा हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये छोटा हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये, और ये क्या हो जाएगा, 12। तो देखो, ये छोटा हो गया और एक 12 हो गया। तो ये क्या हुआ, जब ये जो आपका सेंट्रोमियर था ये और ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसी बात को हम लिखेंगे स्लाइटली स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर से, यानी कि सेंटर जो पहले सेंटर में था, इस सेंटर से और थोड़ा और ऊपर स्लाइटली अवे हो गया, यानी कि और ऊपर थोड़ा फिक्स हो गया और ऊपर जाके चला गया, ठीक है। जिसकी वजह से बताइए कि जब ये सेंट्रोमियर था ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो जो जब तो इसका आर्म्स जो है, आर्म्स ये क्या होगा, इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा। तो आपको डायग्राम के माध्यम से भी दिख रहा है कि ये बड़ा है और एक छोटा है, तो इसका आर्म्स जो होगा अनइक्वल होगा, इक्वल तो होगा नहीं, तो अनइक्वल हो जाएगा। तो वन जो आर्म्स है इसका शॉर्ट है, ये जो है क्या आपका शॉर्ट है, तो लिख देंगे वन आर्म शॉर्ट। एक जो इसका आर्म्स है लॉन्ग है, तो वन आर्म्स इसका एक लॉन्ग है। और इसकी बात करें सब मेटासेंट्रिक का, इसका जो साइज है एल की तरह है, यानी कि एक ये बड़ा और एक ये छोटा, तो ये बड़ा होता है एक छोटा, यानी कि इसका क्या हो गया, एल शेप का हो गया सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, समझ लिए। और देखो, जो शॉर्ट आर्म्स होती है, जो शॉर्ट आर्म, उसको हम पी से डिनोट करते हैं, किस चीज से, पी से, छोटा वाले के पी से डिनोट करते हैं, और बड़े वाले को क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसे भी पहले पी ही आता है, एबीसीडी में पहले पी आता है, इसलिए इसको मैंने पी बोल दिया। इसको डिनोट करते ही है पी से, अपने से मत बनाओ, इसको डिनोट करते ही पी से, और बड़े वाले को डिनोट करते हैं क्यू से। और इसकी शेप के जानिए कि इसका शेप होता है एल साइज का, एल साइज नहीं, एल शेप का होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, एक्रोसेंट्रिक के बारे में। तो देखो, इस एक एक्रोसेंट्रिक में, इस एक्रोसेंट्रिक में होता क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा इसको ढकेला तो ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये मिडिल में था, तो थोड़ा देख लेते यहाँ पे चला आया। और इसको थोड़ा और पुश किए, तो मतलब ये पहले मिडिल में था, इस मिडिल को हम थोड़ा सा पुश किए, थोड़ा ढकेले तो ये ऊपर चला आया। और इसको और थोड़ा सा कस के हम पुश किए, और थोड़ा सा कस के इसको धक्का लगाए, तो ये कहाँ कहाँ चला गया, और ऊपर चला गया, देखो, और ऊपर यहाँ पे चला गया। तो ये क्या हो गया, ये जो आपका सेंट्रोमियर था पहले क्या था, थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन अब और भी ऊपर चला गया। तो हम इस बात को लिखेंगे कि सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, ठीक है, यानी कि सेंटर से और ज्यादा पुश कर दिया। जब और ज्यादा पुश मैंने किया तो क्या हुआ, वो जो एक आर्म जो इसका है वो वेरी शॉर्ट हो गया, इसमें तो शॉर्टे हुआ था, एक लॉन्ग हुआ था, लेकिन इसमें एक जो हो गया बहुत ही छोटा हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, एक आर्म का। और एक आर्म का वेरी लॉन्ग हो गया, एक देखो कितना बड़ा हो गया। तो एक वेरी लॉन्ग हो गया और एक वेरी शॉर्ट हो गया, ठीक है। और इसका जो भी वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग हो गया, तो इसका नाम पड़ गया एक्रो
एक्रोसे से एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का नाम क्या पड़ गया? एक्रोसें सेंट्रिक का शेप के बारे में जानते हैं? एक्रोसेप एक्रोसेंट्रिक का शेप कैसा हो गया? जे शेप का हो गया। एक्रोसेंट्रिक का शेप कैसा हो गया? तो इसका शेप हो गया जे शेप का हो गया। तो आप अब से- से- एक्रो एक्रोसेंट्रिक के बारे में देख लिए। अब आप देखिए टीलोसेंट्रिक के बारे में। तो टीलोसेंट्रिक में क्या हुआ? जो ये आपका सेंट्रोमियर है, जो आपका ये सेंट्रोमियर है, ये आपका किस चीज पे है? टिप पर है। किस चीज पर? टिप पर है। यानी कि टिप मतलब क्या हो जाएगा? टर्मिनल पोजीशन। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे कि जो सेंट्रोमियर जो है ये टिप पर है, यानी कि एट द टिप पर। यानी कि टिप का मतलब हो जाएगा टर्मिनल पोजीशन पर है। टर्मिनल पोजीशन पर, यानी कि सबसे अंतिम छोर पर है, टर्मिनल पोजीशन पर, जिसको हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक। और इस टेलोसेंट्रिक का जो शेप है वो हो जाएगा आई। कैसा शेप हो जाएगा? आई शेप का हो जाएगा। तो एक हमें बात बताइए, एक बात बताइए कि इसके लिए हमने यूज किया किस वर्ड को? टर्मिनल शब्द को यूज किया है, कि इसको मैंने बोल दिया टर्मिनल। तो आप हमें बताइए किसके लिए सब टर्मिनल यूज अच्छा रहेगा? किसके लिए सब टर्मिनल यूज करना होगा? तो सब टर्मिनल यूज कर लो इसके लिए, एक्रो सेंट्रिक के लिए। एक्रो सेंट्रिक के लिए सब टर्मिनल यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ लिए हम। अब आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में हम देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम का के बारे में। तो पहले मैं क्या करूंगा? इसको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में पहले मैं एक क्रोमोसोम बनाऊंगा। जो ये रेड वाला आपका जो लाइन लाइन दिख रहा है, ये क्या है? क्रोमोसोम मैंने बनाया। और इस क्रोमोसोम के अंदर मैंने डीएनए को बनाऊंगा, ऐसे ऐसे टेर करके, कि जो आपका क्या है? डीएनए है, ठीक है। तो देखो पहले इसमें यही जानना है कि जो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम जहाँ पहली बार यहाँ पे क्या कर रहा है? चक जा रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। पहली बार क्या कर रहा है? यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, पिचक जा रहा है। तो इस पहली बार को पिचकने को हम क्या बोलते हैं? अंदर की तरफ पीछे अंदर में पिचका है, इसी को हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, या इसी को बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलो तो, चाहे सेंट्रोमियर बोलो तो हमें बताइए क्रोमोजोम क्रोमेट क्रोमियर सॉरी सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ कि जो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम इसी को ना बोलते हैं, वो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ? कंस्ट्रिक्ट हो गया। तो उसी बात को लिखेंगे कि क्रोमोजोम कंस्ट्रिक्ट हुआ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट स्टेप यही ना, यहीं पे हमने पिच का है, तो उसी को हम बात को लिखेंगे क्रोमोजोम कंस्ट्रिक्ट हुआ फर्स्ट टाइम में। तो इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और देखो, और यहाँ पे पिचक गया, और इस पिचके हुए पर यहीं पे प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, तो यहीं पे प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर। तो ये क्या है? काइनेटोकोर है। काइनेटो सेंट्रोमियर के पास ही काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, समझे? तो अब देखो क्या हुआ। तो ये तो पहली बार पिच का था, और एक क्रोमोजोम है ना पिच का था। तो फिर आगे चल के एक बार और क्रोमोजोम पिचक गया, आगे चलकर एक बार और पिचक गया। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, यानी कि एस मतलब सेकेंडरी, आई एस सी मतलब कंस्ट्रिक्शन। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। जो दूसरे बार पिचक रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और देखो इसके बारे में हम बता रहे हैं, डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करता है। देखो, जब क्रोमोजोम जब क्रोमोजोम अपने डिकंडेंस स्टेट में होता है, तो उस टाइम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कौन है? यही ना सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। तो यही सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पर
जो डीएनए पाया था, ये क्या है गोला में, गोला के अंदर क्या है, डीएनए है, ये क्या है डीएनए। तो इस पर जो डीएनए पाया जाता है, तो ये वाला जो डीएनए है, ये वाला जो डीएनए है, तो यही डीएनए क्या करता है, तो यही जो डीएनए है, यही जो डीएनए है, यही जो डीएनए है, वो आरआरएनए की क्या करना करता है, तो आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। तो इसी बात को लिख देंगे कि ये जो डीएनए है वो आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पर जो डीएनए है, यही क्या करता है, यही आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पर जो डीएनए है, यही आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। ये समझ गए होंगे। हमें एक बात बताइए कि वो कौन सा कंस्ट्रक्शन है, वो कौन सा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ए है कि कंस्ट्रक्शन ए है। तो वो कौन सा कंस्ट्रक्शन है जहां से न्यूक्लियस एराइज होते हैं। किससे न्यूक्लियस एराइज होंगे बताइए, किससे न्यूक्लियस एराइज होंगे, प्राइमरी से होंगे कि सेकेंडरी से होंगे, न्यूक्लियस एराइज किससे होंगे, प्राइमरी से होंगे कि सेकेंडरी से होंगे। तो एराइज कहाँ से होंगे, न्यूक्लियस एराइज हो न्यूक्लियस एराइज होंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से। तो जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से न्यूक्लियस एराइज होंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे एन ओ आर। क्या बोलेंगे, एन ओ आर। एन ओ आर का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर। एन से हो जाएगा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। ओ से हो जाएगा ऑर्गेनिजर, और आर से हो जाएगा रीजन, रीजन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एन ओ आर का मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो क्या बोलेंगे, वो रीजन जहां से न्यूक्लियस एराइज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से न्यूक्लियस एराइज होते हैं, तो इसी को बोलते हैं। तो बताइए हमें न्यूक्लियस था क्या, तो न्यूक्लियस क्या था, तो न्यूक्लियस यही था जहां से आरआरएनए की क्या होता था, आरआरएनए के सिंथेसिस होता था, आरआरएनए के सिंथेसिस होता था, वही न्यूक्लियस था। ठीक है। जो न्यूक्लियस था, क्रोमेटिन के ऐसा नेटवर्क था जहां से आरआरएनए की क्या होता था, सिंथेसिस होता था। और हमें ये बताया कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में आरआरएनए पाया जाता है। तो हमें इसे एनवार क्यों बोलते हैं, एनवार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे न्यूक्लियस एराइज होता है। और हमें ये बताइए कि न्यूक्लियस एराइज होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस एराइज होने का मतलब क्या है। तो इसका यही मतलब है कि डीएनए से ही आरआरएनए बनता है, यानी कि इसके डीएनए से ही आरआरएनए बनता है, यही मतलब है। ठीक है। तो इसका यही वाला डीएनए जो है वो आरआरएनए बनाएगा। ठीक है। यही वाला जो डीएनए है आरआरएनए बनाएगा, ये वाला डीएनए आरआरएनए नहीं बनाएगा। देखो यहाँ आरआरएनए बना रहा है, लेकिन ये वाला डीएनए जो है आपका आरआरएनए नहीं बनाएगा, यही वाला डीएनए आपका आरआरएनए बनाएगा, यही इसका मतलब है। ठीक है। और देख लो, और यही होता है कि जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ये हर क्रोमोजोम में नहीं मिलता है। सेकेंडरी जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो हर क्रोमोजोम में नहीं मिलता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किस में मिलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलते हैं 13 में मिलते हैं, 14 में मिलते हैं, 15 में मिलते हैं, 21 में मिलते हैं, 22 पेयर्स में मिलते हैं। ठीक है। तो हमें एक बात बताइए कि हमारे शरीर में कितने क्रोमोजोम है, हमारे शरीर में ऐसे कितने क्रोमोजोम है जिससे आरआरएनए की सिंथेसिस होता है, जिससे आरआरएनए की सिंथेसिस होता है, कितने ऐसे क्रोमोजोम है। तो यानी कि टोटल कितने क्रोमोजोम है जो आरआरएनए की सिंथेसिस करेंगे, तो 5 पेयर्स। टोटल कितने हैं, 5 पेयर। 5 पेयर कहने का मतलब कितना हुआ, 10 से एक एक पेयर में 2, 5 पेयर में 10, टोटल कितने क्रोमोजोम, 10 क्रोमोजोम। और हमें बात बताइए कि ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ तक लो जो पार्ट दिख रहा है, ये ब्लू कलर का नहीं, ब्लू कलर को छोड़ के जो केवल रेड कलर का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इतना वाले पार्ट में, बस केवल इतने वाले पार्ट को हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि सैटेलाइट का मतलब क्या है, तो सैटेलाइट का मतलब यही है कि पार्ट ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसी मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो मतलब ये देखो, ये किसके बाद है, ये जो क्रोमोजोम किसके बाद है,
सेटेलाइट क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम के बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो आपका सेटेलाइट मिल रहा है, तो उसी को तो बोलते हैं सेटेलाइट, बोलते हैं ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले बोल देंगे सेटेलाइट। तो इसी को हम बात को सेटेलाइट को लिख दिए पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एससी मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और हमें बताइए कि ये जो आपका ब्लू कलर का ये दिख रहा है और नीचे भी आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? तो ये जो है आपका दोनों के दोनों, ये भी और ये आपका डीएनए है, डीएनए है, ठीक है। और ये जो डीएनए है, और ये जो डीएनए है, इस डीएनए को बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं इस डीएनए को? टीलोमियर। तो टीलोमियर का काम क्या है? टीलोमियर भी क्या है? डीएनए है। तो टीलोमियर क्या है? तो प्रेजेंट एट द इंड, क्या होता है? इंड पर प्रेजेंट होता है। लास्ट में देखो, सबसे इंड पर सबसे इंड में प्रेजेंट है ना, दोनों इंड में प्रेजेंट है। किसके? क्रोमोजोम के सबसे इंड में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ प्रेजेंट हुए है। तो ये क्या चीज करते हैं? किस चीज में क्या में आते हैं? तो प्रोटेक्शन में क्या में आते हैं? किसके प्रोटेक्शन में? तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए के प्रोटेक्शन में काम आते हैं, इसके बचाव में काम आते हैं, इसको बचाते हैं। कौन बचाता है? तो यही आपका टीलोमियर, यही टीलोमियर जो है आपका इस डीएनए को बचाता है। तो देखो, जो ये टीलोमियर है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। ये टीलोमियर जो है खत्म भी होता है। जैसे में मनुष्य है, मनुष्य भी तो एक दिन ना एक दिन खत्म होता है। जैसे में उसका एज जो होता है 70 साल 80 साल का है, तो उसमें शुरुआती में उसका जो होता है टीलोमियर, जैसे मैं 18 साल 20 साल के उम्र में बहुत ही ज्यादा टीलोमियर अच्छा रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, उससे वैसे उसका टीलोमियर खत्म होता जाता है। तो इसी पर उसे ही इसका है, जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे टीलोमेर क्या होता है? खत्म होते जाता है। और एक ऐसा समय आता है जो ये टीलोमेर जो होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो प्रोटेक्ट के काम कौन करेगा? तो प्रोटेक्शन के काम कोई करने वाला नहीं होता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसमें ये डीएनए जो इसके अंदर होता है, डीएनए ये क्या होता है? मर जाता है। जिसका जिसके बाद ये डीएनए जो होता है, इसका क्रोमोसोम का डीएनए वो इंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जिसके बाद क्या होती है? तो जिसके बाद सेल की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद ये जो सेल है इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण मृत्यु हो गई? तो टीलोमियर के वजह से, टीलोमियर के समाप्त हो जाने की वजह से ये क्या हो जाती है? इस सेल की मृत्यु हो जाती है। और जान लो, जो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये नॉन स्टेनिंग रीजन होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नॉन स्टेनिंग रीजन होता है। नॉन स्टेनिंग रीजन का मतलब ये हुआ, तो मतलब ये हुआ कि जब आप क्रोमोसोम को किसी डाई के साथ स्टेन करेंगे, जब आप क्रोमोसोम को किसी डाई के साथ स्टेन करेंगे, तो क्या होता है? तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अपने ऊपर उस डाई को रिटेन नहीं रखता है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला नॉन स्टेनिंग रीजन। और मैंने आपको बताया था कि एक क्रोमोसोम में 46, एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। क्या बोला मैंने? एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। और उसमें 2 मीटर का डीएनए डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें क्या है, 2 मीटर का धागा जो है उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में मैं बताया था। अब इसको मैंने अच्छे से समझ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। अब आप हेडिंग डालिए किसके बारे में? माइक्रो बॉडीज के बारे में। किसके बारे में? माइक्रो बॉडीज होता क्या है? तो देखो, यही होता है कि माइक्रो जो बॉडीज होता है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और ये माइक्रो बॉडीज जो है वो प्लांट्स में भी मिलती है और एनिमल में भी मिलती है। और तीसरा क्या, कि इस इनमें जो होता है आपका इंजाइम्स प्रेजेंट है। इंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें इंजाइम प्रेजेंट होता है। और इसका एक ही एग्जाम्पल है इन एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल ही हो जाएगा पेरी एक्सीजोम, पेरी एक्सीजोम हो जाएगा इसका एग्जाम्पल।
और इसमें एंजाइम भी बता देता हूँ, तो इसमें एंजाइम हो जाएगा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट। तो देखो, ये जो पेरियोक्सिजोम है, पेरियोक्सिजोम, ये जो अब मैं आपको फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में आपको हम पेरियोक्सिजोम के बारे में बताऊंगा। अब हम जानेंगे किसके बारे में, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या है, इलोबरेट, इलोबरेट मतलब कॉम्प्लेक्स आई प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कहाँ मिलता है, यूकेरियोट में केवल मिलेगा। तो ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है और कहाँ मिलेगा, केवल यूकेरियोट में मिलेगा। और इसमें देखो, इसमें टाइप्स है। पहला टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल। तो बताइए कि माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सा प्रोटीन था, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन था। और माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे, तो माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला में प्रेजेंट थे। और हम बताइए सिलिया और फ्लैजिला जो है, इसका रोल किसमें है, तो मोटिलिटी में इसका रोल है। और माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ थे, तो और माइक्रोट्यूब्यूल आपका सेंट्रियोल में भी थे। और माइक्रोट्यूब्यूल आपका और माइक्रोट्यूब्यूल आपका सेंट्रियोल में भी थे। और माइक्रोट्यूब्यूल से आपका क्या बनता है, स्पेंडल फाइबर भी बनता है, जो कि एक तरह से सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और शेप भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये आपको समझ में आ गया है, और हम इस किसके बारे में पढ़े, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़े। और दूसरा है आपका किसके बारे में, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट भी एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ये भी एक क्या है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जांपल हो जाएगा लेमिन्स प्रोटीन। लेमिंग्स प्रोटीन मतलब न्यूक्लियर लेमिला। और ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन आपके एसिडिक होते हैं। और ये जो प्रोटीन जो है डीएनए के पैकेजिंग में, क्रोमेटिन के पैकेजिंग में आपको हेल्प करते हैं, डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। और तीसरा है आपका माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट है तीसरा। माइक्रोफिलामेंट का मतलब है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। और देखो, ये जो माइक्रोफिलामेंट होता है, ये स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसकी हेल्प से क्या होता है, मूवमेंट होता है। और इस मूवमेंट को हम कहते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, एमीबॉयड मूवमेंट। और ये जो है माइक्रो फिलामेंट, ये मेंटेन शेप ऑफ सेल है। यानी कि क्या करेंगे, सेल ऑफ शेप ऑफ सेल मेंटेन करेंगे। माइक्रो फिलामेंट शेप ऑफ सेल मेंटेन करेंगे। तो जय माँ सरस्वती, राधे राधे, हर हर महादेव। यहाँ पर मेरा पूरा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ समाप्त हो गया, ठीक है। यहीं पे द एंड होता है चैप्टर का, ठीक है, यहीं पे द एंड होता है चैप्टर का। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लाएंगे, और इस चैप्टर को में मर्ज करके और एक एक मैराथन क्लास लाएंगे, जो मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती, राधे राधे।